गुड इवनिंग फ्रेंड। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट 2026 आपका जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2025 का, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ ये एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर में जो भी दिक्कत आए या प्रॉब्लम हो, आप उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि उसका बेस्ट आंसर या सही आंसर आपके सामने रख सकूँ। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी एडमिशन, यू टीजीटी पीजीटी हिंदी, सीयूईटी और हिंदी से रिलेटेड तमाम परीक्षाओं में काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूजीसी नेट 2025 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। हम ज़्यादा देरी ना करते हुए जो भी क्वेश्चन और आंसर है उसके डायरेक्ट आंसर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मुझे टाइम मिला तो लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन दोबारा से लेंथी तौर पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी हम जल्दी जल्दी डायरेक्ट आंसर की तरफ देखेंगे। अगर वीडियो अगर छोटी बनी तो लास्ट में कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ अगर छूटा है तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हमें यहाँ पे पंक्तियाँ दे रखी है। पहली पंक्ति है श्रुति क्यों ना हो प्रतिकूल है, जो स्थल वही प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त से हम दम्भ में अपाद मस्तक लिप्त है। ये जो पंक्ति है आपके सुमित्रा नंदन सॉरी मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ। और सेकंड पंक्ति है प्रशस्त प्रशस्त शाखा तरु वृंद की, उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुल्य सी थी। जो सेकंड जो हमारी पंक्ति दे रखी है इसके जो राइटर हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। थर्ड पंक्ति है नभ सागर के अंतस्थल में जैसे छिप जाता महामीन, मृद मरुत लहर में फेनुपम तारागण झिलमिल हुए दीन। ये जो पंक्ति है हमारी जयशंकर प्रसाद की कविता से है। और नेक्स्ट जो पंक्ति है स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा, स्वर्ग भृंगों के गद बिहार। ये जो पंक्ति है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी की है, ठीक है। पहली पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की, दूसरी पंक्ति हो गई हरिओद की, तीसरी हो गई प्रसाद जी की और चौथी पंक्ति हो गई सुमित्रा नंदन पंत की। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक कोटेशन दे रखी है और पूछ रखा है कि ये जो कोटेशन है मैं बता देता हूँ। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली जावा और सुमात्रा का वाणिज्य बाली जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा यह कथन कहा गया है? आंसर हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलत है, असत्य है ना। तो इसका पहला ही कोटेशन स्टेटमेंट असत्य है। देख लेते हैं। अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। बाकी के 3 हमारे ठीक है और हमसे गलत का आंसर पूछा था, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में उद्धृत यह पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई है? आंसर हो जाएगा यह सन 14 की बात है।
इस शीर्षक से ली गई है और रचना का नाम क्या है? प्रेमचंद घर में। ये उनकी जीवनी है जो कि शिवरानी देवी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्तियाँ दे रखी है हमें यहाँ पे और कौन से राग से मैच खा रही है वो बताना है। और ये जो जितनी ये सारी पंक्तियाँ ब्राह्मण गीत सार से ली गई है, उसमें राग भी है, तो हमें राग पहचानने हैं कौन सी पंक्ति का कौन सा राग है। भ्रमर गीत सार जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहली जो पंक्ति है, नूतन रीति नंदन की घर 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 दीजत थाप, ये हो जाएगा हमारा राग सोरठा। और दूसरी पंक्ति है, सुर शीस धुनि चौकत ना भी अब काहे ना मुख बोलत, दूसरी पंक्ति है हमारी राग सारंग। तीसरी पंक्ति है, जेधी विधि मिलन मिले, बै माधव सौ विधि को न बतावे। तो तीसरी जो हमारी पंक्ति है वो हमारी हो जाएगी राग मलार। और जो फोर्थ पंक्ति है, धर्म अधर्म कामना सुनावत, सुख और मुक्ति समेत, ये हमारी राग धनाश्री हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्रासदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत मतलब गलत है। तो त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं है। पाठ्य होने से उसका प्रभाव घट जाता है, ये हमारा गलत कथन है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें मात्र शब्द आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप वर्ड है, लिमिटेड कर देता है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता क्या है निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं आंसर। सत्य कथन हो जाएगा, यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। ठीक है, ये जो बिंब ग्रहण है निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। नेक्स्ट है, हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं और सारा धन विदेश चला जाता है। ये दोनों पंक्तियाँ कविता क्या है निबंध से ली गई है और सही पंक्तियाँ है। इसके लेखक कौन है आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की। साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है और ना आलम्बन का, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है साधारणीकरण के संबंध में, ये हमारे डॉक्टर नगेंद्र जी ने कही है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही तो आप लोग एक काम कीजिए, ये लाइब्रेरी बंद कर दीजिए। तो ये हमारे अबारा मसीहा से पंक्ति ली गई है। किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में किस विशेषता का अभाव है। आंसर हो जाएगा योग्यता। नेक्स्ट हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। पहला अभिकथन है, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती है। ठीक है, दोबारा से पढ़ देता हूँ। किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती है। इसका कारण क्या है, क्यों है ऐसा? तो यीट्स ने 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक, विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं और दूसरे प्रकार के बौद्धिक। तो ये कारण तो सही दिया है, लेकिन
एग्जैक्ट सही नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे हमारा दोनों तो ठीक है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमलेश्वर ने राजा निरंबसिया की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि किस रूप में उल्लेख किया है? आंसर हो जाएगा नई भावनाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है, इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित भी किया है। ठीक है, क्यों किया है देख लेते हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्खनी भाषा एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है, ये भी ठीक है। तो कारण भी यहाँ पे ठीक है और अभिकथन भी। उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम कथा एही भांति विचार हूँ, बूझी लेहू जो बूझे पार हूँ, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? आंसर हो जाएगा पद्मावत। काव्य लक्षण से संबंधित कौन से युग्म सही है देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पे हमारा दंडी और भामा। दंडी का है शरीरम तावद स्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। ये यहाँ पे दंडी के बारे में सही दे रखा है और भामा का भी कथन सही दे रखा है, शब्दार्थो सही तो काव्यम। आपने कई बार इसे पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है। क्या है 3 दर्शन? मेरा समाज दर्शन, इसमें इन्होंने बोला है स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, मतलब भातृभाव। मैंने उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से किया। ठीक है, क्यों किया देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। यहाँ पे कथन तो सही दे रखा है लेकिन कारण काफ़ी अटपटा है, तो यहाँ पे हमारा इसका कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कथन दे रखा है हमें और पूछ रहा है कि आधे अधूरे के नाटक से ये कथन किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है? कथन है, असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। तो ये कथन पुरुष 4 का है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके उपशीर्षक दे रखे हैं और उन उपशीर्षकों को हमें क्रम में लगाना है। देख लेते हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गड़रिया का जीवन सेकंड हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा मजदूरी की मजदूरी, फोर्थ हो जाएगा इसका मजदूरी और कला और फिफ्थ हो जाएगा मजदूरी और फकीरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें कथन दे रखा है हमें। तो ये जो कथन है ये बकरी नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है देख लेते हैं। तो कथन है हमारा, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रौंदो उतनी ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को ख़त्म नहीं होने देंगे। तो बकरी नाटक से ये जो कथन है ये किस पात्र के द्वारा कहा गया है? आंसर हो जाएगा करमवीर द्वारा। नेक्स्ट हमें जो मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती है उसकी पंक्तियाँ दे रखी है, तो हमें क्रम से इसे बताना है। तो पहली पंक्ति हो जाएगी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी।
दूसरी पंक्ति हो जाएगी वर्णन उन्होंने जिस विषय का हैक किया। ठीक है। तीसरी पंक्ति हो जाएगी सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे। ठीक है। और चौथी पंक्ति हो जाएगी यद्यपि सदा परमार्थ में ही स्वार्थ से हम मानते। ये चौथी पंक्ति हो जाएगी। और पांचवी पंक्ति हो जाएगी जिसकी परवाह के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा। ठीक है। ये पांचवी पंक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपवादी आंदोलन का जो लीडरशिप थी वो उनमें से जिन आलोचकों ने लीडरशिप करी थी, नेतृत्व किया था, उसमें कौन शामिल नहीं थे। ठीक है। आंसर हो जाएगा जीन मोरेआस। इन्होंने रूपवादी आंदोलन के नेतृत्व नहीं किया था। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। तो ये जो कथन है ये इनमें से किस राइटर का है। आंसर हो जाएगा हीगल। यहाँ पे द्वंद्वात्मक पद्धति की बात हो रही है तो ये आपको पता ही है कि हीगल ने कही है ये पंक्ति। ठीक है। हरियोत्कृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन डी और ई इसके राइट आंसर है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेमचंद की जीवनी है जो प्रेमचंद घर में उसकी कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, हमें यहाँ पे क्रम में लगाना है। ठीक है। देख लेते हैं। कुछ पूरब का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया, इसका ये पहली पंक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट पंक्ति हो जाएगी इसकी जब हम ऊँट गाड़ी से उतरे मेरी स्त्री ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। ये इसकी सेकंड पंक्ति हो जाएगी। थर्ड पंक्ति हो जाएगी उम्र में वह मुझसे ज़्यादा थी, जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। ये इसकी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। और चौथी पंक्ति हो जाएगी जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त कैसे मालूम हो। तो ये इसकी चौथी पंक्ति हो जाएगी। और पांचवी पंक्ति हो जाएगी मैं स्वयं तकलीफ सहने को तैयार हूँ परंतु स्त्री जाति की तकलीफ मैं नहीं देख सकती। तो ये इसकी पांचवी पंक्ति हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने मेरे जो आंसर है उसके अलावा किसी और आंसर को आप मानते हो, क्लेम करते हो, तो आप मुझे उसका प्रूफ भेज के मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर बताऊँ, लेकिन अभी मैं एनटीए के आंसर के हिसाब से चल रहा हूँ। आपको आंसर में कोई गड़बड़ी लग रही है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों में कंगना कहानी के में प्रयोग के आधार पर प्रकृति के वर्णन को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्रम देख लेते हैं। इसका पहला हो जाएगा बरसात की रात, दूसरा हो जाएगा रिमझिम बूंदों की झड़ी, तीसरा हो जाएगा चांदनी मेघों से आँख मुंदौवल खेलना। ठीक है। और इसकी चौथी पंक्ति हो जाएगी बिजली का काले कपाट से बार बार झांकना। पांचवी पंक्ति हो जाएगी बादल का मरोड़ से बार बार चिल्लाना। तो कानों में जो कंगना कहानी थी उसकी ये क्रम से लगाई हुई पंक्तियां है और ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें असत्य कथन पूछ रखी है, देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे
असत्य कथन हो जाएगा। इस घटना को याद करके पिता से प्रसन्न हो जाने पर उसने चाहा कि खिड़की से पिता को अंदर आकर बैठने के लिए मना कर दे। ये हमारा असत्य कथन है पिता कहानी से। और ये सी भी हमारा असत्य कथन है। कानों में कंगना कहानी बता रखा है जो कि गलत है। कंकड़ी जल में जाकर स्थायी बीवर फोड़ सकती है, ये हमारा असत्य कथन है। ठीक है, हमारा इसका बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है। इसका चित्रण पृथ्वीराज रासु का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो ये हमारा रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा दिया हुआ कथन है। भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही जामे मारक प्रेम का सवै सराहे ताही। एनटीए में इस बार कई लोग अमीर खुसरो को भी इस पंक्ति का आंसर मान रहे हैं, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक में जाओगे तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ही ये पंक्तियाँ कही है और ये हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास पर आधारित टिप्पणी किस आलोचक ने कही है। देख लेते हैं क्वेश्चन। गोदान की रचना संतुलन ऐसी बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति, ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा संतोष घुमड़ता है तंत्र के प्रति। ये जो पंक्ति है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबद्ध कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे हमारा एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं, ये गलत कथन है। और लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है, ये हमारा गलत कथन है। तो हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं आंसर। पात्र दे रखी है, रचनाएं दे रखी है, मिला लेते हैं। तो सरजू भैया यहाँ पे माटी की मूर्ति से है, जंग बहादुर स्मृति की रेखाएं से है, और मुन्नेसर मुर्धैया से है, और उपेंद्र नाथ अबारा मसीहा का पात्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न पंक्तियाँ कामायनी के कौन से सर्ग से उद्धृत है। पंक्ति है, पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की कमायनी से ली गई है, लेकिन ये सरदा सर्ग से है। ठीक है, और नेक्स्ट है, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे। यहाँ पे धर्मवीर भारती थे, रघुवंश जी थे, ब्रजेश्वर वर्मा जी थे, लेकिन यहाँ पे ओम प्रकाश नई कविता की जो बैठक हुई थी इलाहाबाद में, उसमें जो आलोचना त्रैमासिक पत्रिका थी, उसके संपादक मंडल में शामिल नहीं थे ओम प्रकाश जी।
हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा कृष्णा कली, सेकंड हो जाएगा महाभोज, थर्ड हो जाएगा दिलो दानिश, फोर्थ हो जाएगा मर्जीबा, फिफ्थ हो जाएगा अंतर्वर्षी। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे हमारा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रम है ये रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। तो अगर आपने उनकी पुस्तक पढ़ रखी है गद्य साहित्य उनका, तभी तो रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका आंसर आएगा। तो आप अच्छे से मैच कर लेना। और अगर आपने कोई और सी पुस्तक पढ़ी है तो इसको उसका सही आंसर नहीं मानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दे रखे हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है अभिकथन है सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया। आले ते जाले बाबल गुड्डिया मेरा नई खेडन ते चाहे धोए, माँ रोंदी थी अंगिया भिज गई। ठीक है, ये पंक्ति है इसकी। रोए दरहा बहे मेरा वीर रोए सारा जग रोए मेरी भाभिया मन चाप होवे। ठीक है, ये इसका अभिकथन है। इसका कारण देख लेते हैं। उपयुक्त गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण यही था कि तारा का विवाह हो रहा है, औरतें हंसी और चुहल के साथ गीत गाए हुए आंसू बहा रही है। तारा आपको पता है कौन सा उपन्यास में है? मेरे हिसाब से ये झूठा सच उपन्यास की पंक्तियाँ हैं। और क्या बता रहे हैं इसमें, जो विवाह गीत हो रहा है, गीत गाते हुए आंसू बहा रही है। ठीक है, और विवाही विदाई में ये स्वाभाविक बात है। गीत में उसी चुहल और विदाई की रुलाई रुलाई के भाव का अंकन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कथन और उसका कारण दोनों ठीक है। पहली पंक्ति में गीत गाया गया है रोते हुए हंसते हुए और अलग अलग स्वर में, और दूसरी पंक्ति में उसको अच्छे से बताया गया कि कैसे खुश हो रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे विदाई का गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों कथन और कारण ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाला था जब सबको भाया बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया आस का नाव अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। ये जो अमीर खुसरो की पंक्ति है, ये पहेली दे रखी है इसमें हमें, है ना। अमीर खुसरो की ये जो पहेली है इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिया। दिया की स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत दे रखा है। ये जो आप देख लेना। ठीक है, महाभोज में पात्र और उसकी भूमिका का मिलान कीजिए। अगर आपने महाभोज उपन्यास पढ़ा है तो आप इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो। देख लेते हैं आंसर। नरोत्तम बाबू की भूमि, ये हमें पात्र दे रखे उसमें से किसकी क्या भूमिका थी देख लेते हैं। तो नरोत्तम जी की थी, ये एक प्रेस रिपोर्टर थे। मोहन सिंह एक कांस्टेबल थे। और दत्ता साहब संपादक थे मसाल साप्ताहिक के। ठीक है, तो मोहन सिंह कौन थे? मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, तो हमारा फोर्थ हो जाएगा इधर। और दत्ता साहब संपादक थे मसाल साप्ताहिक पत्रिका के। और भवानी कौन थे? भवानी भी सहायक संपादक थे किसके? मसाल के। तो यहाँ पे मोहन सिंह से वो दत्ता साहब से भवानी को कंफ्यूज मत करना। दत्ता साहब कौन थे? मसाल साप्ताहिक के संपादक थे। लेकिन मसाल के ही सहायक संपादक कौन थे? भवानी जी। ठीक है, आगरा बाजार नाटक की
निम्न पंक्तियों को क्रम के अनुसार लगानी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली पंक्ति हो जाएगी, दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी। ये इसकी पहली पंक्ति हो जाएगी। दूसरी पंक्ति हो जाएगी, टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी, और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी। ये इसकी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। चौथी पंक्ति हो जाएगी, बद शक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी। इसकी चौथी पंक्ति हो जाएगी, और वह जो मर गया है सो वह भी आदमी। ये इसकी पांचवी पंक्ति हो जाएगी। इसका जो आंसर है सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे आंसर को मिला भी सकते हो अगर आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे राग दरबारी उपन्यास के पात्र दे रखे हैं और उनकी क्या विशेषता है वो हमें बतानी है। ठीक है, मैच करके देख लेते हैं। बेईमान कौन था? बेईमान यहाँ पे मुन्नू था, तो हमारा पहले का 3 हो जाएगा। बिखम केड़वी किससे संबंधित है? तो बाबू रामाधीन, तो बी का 4 हो जाएगा। काना काना कौन था? काना पंडित राधे लाल थे, तो सी का 1 हो जाएगा। और बीएससी पास कौन थे? बीएससी पास हमारे मास्टर मोतीराम जी थे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जोई करई, परम महासुख ऐखु कण दुर ई अशेष हरई। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि ने लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पे ये सरहापाद की पंक्ति है। सरहापाद कौन से काल के कवि है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आधे अधूरे नाटक के ऊपर है, तो यहाँ पे उसे कथन दे रखे हैं, हमें सही कथन बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 जो कथन है इसका सही हो जाएगा। कथन है, महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वाले लोगों को शुरू से ही रास नहीं आती। ठीक है, और नेक्स्ट पंक्ति है इसका सही है, उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो, मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता। तो ये पहली पंक्ति और चौथी पंक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें नॉवल दे रखा है, मानस का हंस उपन्यास है। इसमें हमें कथन दे रखे हैं, तो हमें सही कथन बताने हैं। देख लेते हैं आंसर। तो कथन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेम आसरू और ज्ञानी बहावे, अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गंगरिया, मदन मोहिनी जिन पर आठों पहर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, पर हम एक कोन आंसू ना बहाए। तो आपको पता होगा कि मानस का हंस तुलसीदास जी की जीवनी के ऊपर है, तो उसी से ये पंक्तियाँ ली गई है। और इसका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, तुम कभी लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो, यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या क्या यो ही इन्हें गिना जाते। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रेम आसरू और ज्ञानी बहावे इसका सही आंसर है, और दूसरा है तुम कभी लोग अपनी कल्पनाशीलता में। ठीक है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 ई, ठीक है, इसका सही आंसर है। और उस हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, मानस का अंश उपन्यास किस लेखक ने लिखा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्न में से कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा हिमालय की ओर। ये खंड मेरी तिब्बत यात्रा में नहीं है। ठीक है, ये जो रचना है इसको किस लेखक ने लिखा है आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं, हमें आंसर बताना है। अभिकथन दे रखा है भारतेंदु के जाति विवेकनी सभा और सभे जाति गोपाल सभी जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग्य है। काशी के पंडित जो किसी लोग बस जाति व्यवस्था किया करते थे वे ही इसके लक्ष्य है। ठीक है, ये हमारा अभिकथन हो गया। कारण हो जाएगा क्योंकि भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाट्य शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पे व्याख्या सही नहीं है, और कथन और कारण तो ठीक है लेकिन व्याख्या इसकी संबंधित नहीं है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, देख लेते हैं। अभिकथन है 19वीं सदी में प्रजाति थ्योरी जब भारत पर लागू हुआ, ठीक है, तब दो अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ों को अलग जाति का बता दिया गया। ठीक है, फिर लिखा है इन्होंने, भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यंत खिन्न हुए क्योंकि उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, जो प्रजाति का सिद्धांत था उसके कारण अलग भाषा परिवार हुए आर्य और द्रविड़। ठीक है, और ये बात भारतवासियों को पता नहीं, जब पता चली तो वो खिन्न हुए। ठीक है, उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। इसका कारण क्या है, आर्य और द्रविड़ों को परस्पर अलग बताने का कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती है, किंतु भाषा अलग होने से आदमी अलग जाति का हो जाता है, ये अनुमान गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमें अभिकथन सही दे रखा है और इसका कारण भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। हमारा ऑप्शन इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें पंक्तियाँ दे रखी है और अलंकार भी दे रखे हैं, हमें मैच करके बताना है कि कौन सी पंक्ति कौन से अलंकार से मैच करती है। पहली पंक्ति है, पाए महावर तेन को नाहिन बैठी आए, फिरी फिरी जान महावरी एड़ी मिटती जाए। इसमें हमारा भ्रांतिमान अलंकार है, पहले का 3 हो जाएगा। असमानस चक चाही भई कभी बुद्धि विमल अब गाही। तो दूसरे का हमारा यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मानस मानस 2 बार आया है और यमक अलंकार की ये पहचान है। तीसरा है, अनियारे दीर्घ दीर्घणी किती न तरुणी समान बे नैना और कछु जिही बस होत सुजान। तीसरी पंक्ति में बड़ा चढ़ाकर बता रखा है, तो हमारा ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। और चौथी पंक्ति है, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। तो यहाँ पे मनो आ गया है तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीत की पंक्तियों को क्रम के अनुसार लगाइए। देख लेते हैं। ये कसक अरे आंसू सह जा, ये इसका फर्स्ट हो जाएगा। बनकर विनम्र विनम्र अभिमान मुझे, ये इसका सेकंड हो जाएगा। तीसरी पंक्ति हो जाएगी, मेरा अस्तित्व बता रहा जा, ये इसकी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। और चौथी पंक्ति हो जाएगी, बन प्रेम झलक कोने कोने, ये इसकी चौथी पंक्ति हो जाएगी। पांचवी पंक्ति हो जाएगी, शीतलता फैलता बह जा। ठीक है,
ये हमारा इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। आप खुदरी जो रचना है उसके उपशीर्षक दे रखे हैं हमें यहाँ पे, उसको अनुक्रम में लगाना है। देख लेते हैं। पहला हो जाएगा जब आस्थाएँ टूटी, इसका पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दोहरे मापदंड। तीसरा हो जाएगा कौतूहल। और चौथा हो जाएगा सवालों के साए। पांचवा हो जाएगा मिथक ढह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं। देख लेते हैं। मृत्यु अभिकथन दे रखा है, मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। ये इसका अभिकथन है। क्यों क्या रखा है ये कथन, देख लेते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी इस कारण से उपयुक्त पंक्तियाँ कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ छुटकारा चाहता है और मृत्यु ही उन दोनों को मिलन का सुख दे सकती है। हमारा यहाँ पे अभिकथन ठीक है और इसका कारण भी ठीक बताया गया है। हमारा उस हिसाब से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। ये हमारी उठ जाग मुसाफिर निबंध से पंक्ति ली गई है। आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप, ये जो इन्होंने रस का स्वरूप संबंधी रस सूत्र लिखा है, सतबोधरेख, ये जो रस सूत्र है इसके आधार पर हमें रस के वैशिष्ट्य को क्रम में लगाना है। ठीक है, कैसे क्रम में, पहले से बाद के, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहला हो जाएगा रस अखंड है, इसका पहला हो जाएगा रस अखंड है। सेकंड हो जाएगा रस स्वप्रकाशित है। इसका थर्ड हो जाएगा रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। इसका फोर्थ हो जाएगा रस ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर है। इसकी चौथी पंक्ति हो जाएगी। पांचवी पंक्ति हो जाएगी रस आनंद में है और एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी राम की जो आत्मकथा है मुर्दैया, उससे संबंधित पंक्तियाँ दे रखी है, तो हमें सही पंक्ति बतानी है। देख लेते हैं सही पंक्ति। पहली पंक्ति है दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। ये इसकी सही पंक्ति है। और ये इसका सी भी सही है। इसमें लिखा है वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांव में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। ये भी ठीक है। और डी भी इसका सही हो जाएगा। लिखा है उनकी इस विद्या का रहस्य था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी। तो यहाँ पे ए सी डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें अभिकथन दे रखे हैं और उसका कारण दे रखा है। हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उर्वशी और पुरूरवा की कथा कई रूपों में मिलती है, उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना विदित होता है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली गई थी। कारण क्या बता रखा है। उर्वशी काव्य के आधार पर अंततः पुरूरवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ रहते हैं। उनके क्षण भर के वियोग की भी सूचना नहीं मिलती। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अभिकथन ठीक है लेकिन उसका कारण गलत बताया, तो
हमारा यहाँ पे थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे पात्र दे रखे हैं और उसकी विशेषता दे रखी है। यहाँ पे हमें पात्र की विशेषता से मिलाना है। देख लेते हैं। पहला पात्र मोहनलाल दे रखा है, तो मोहनलाल अंधा था, बिना बाल बिच्चे वाला था। ठीक है। ये जो ये जो पात्र है, ये हमारी जो बच्चन हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, क्या भूलू क्या याद करूँ, उससे ली गई है। तो उसमें जो पात्र दे रखे हैं और उनकी क्या विशेषता थी वो दे रखी है, तो हमें उसको मिला के बताना है। ठीक है। तो मोहनलाल मोहनलाल कौन था? अंधा, बिना बाल बच्चे वाला। ठीक है। तो मोहनलाल का वन हो जाएगा। सरजू सरजू था अन- अ, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया है, दोबारा से देखते हैं। मोहनलाल कौन था? मोहनलाल था खर दिमाग, जिद्दी और घमंडी आदमी। ठीक है। तो मोहनलाल का ऑप्शन दो हो जाएगा। और सरजू का हो जाएगा अंधा, बिना बाल बच्चे वाला। ठीक है। सरजू का तीन हो जाएगा। गणेश प्रसाद का हो जाएगा महत्वाकांक्षी। ठीक है। तो अधिक महत्वाकांक्षी गणेश प्रसाद हो जाएगा। ठाकुर प्रसाद का हो जाएगा परिवार में एमए तक पहुंचने वाला पहला इंसान। ठीक है, पहला व्यक्ति। यहाँ पे हमारा ऑप्शन तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता और कवि दे रखे, हमें मिला के बताना है कि कौन सा कविता का कवि गलत है या सही है। विजयानी विजय वैजयंती, ये भारतेंदु जी की कविता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दो हो जाएगा। आनंद अरुणोदय प्रेमगंज जी ने लिखी है, तो हमारा यहाँ पे वन हो जाएगा। भारत बारहमासा राधा किशन दास जी ने लिखी है, यहाँ पे चार आ जाएगा। महापर्व के जो लेखक है वो प्रताप नारायण मिश्र है, तो यहाँ पे तीन हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है अभिकथन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना व्यर्थ है। ठीक है। कारण शुक्ल जी कहते हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले ही देशगत परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। तो यहाँ पे अभिकथन भी ठीक है और कारण भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते ये ठीक है। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचीराम जो कविता है, इस कविता के आधार पर पंक्तियों का सही क्रम लगाना है। ठीक है। यहाँ पे पहली पंक्ति हो जाएगी, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। दूसरी पंक्ति हो जाएगी, यहाँ तरह तरह के जूते आते और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते। ठीक है। और तीसरी पंक्ति हो जाएगी, चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर की दबी रह जाती है। ये इसकी तीसरी पंक्ति हो जाएगी। चौथी पंक्ति हो जाएगी, और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते रहते हैं। ये इसकी चौथी पंक्ति हो जाएगी।
5वीं पंक्ति हो जाएगी, असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है। ये इसकी 5वीं पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उस हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे सत्यजीत चौधरी ने जो भारतीय काव्य शास्त्र लिखी थी उसमें से एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि सत्यजीत चौधरी के अनुसार भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले से बात के क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो भारतीय विद्वान हैं भारतीय काव्य शास्त्र में सत्यजीत चौधरी के अनुसार कौन से क्रम में होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले पे हो जाएगा दंडी, दूसरे पे हो जाएगा उद्भट, तीसरे पे हो जाएगा धनंजय, चौथे पे हो जाएगा महिम भट्ट और 5वें पे हो जाएगा जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन सा ठीक है। तो पहला अभिकथन है, सजनबा बैरी हो गए हमार सजनबा। ये तीसरी कसम से है, ये पूरा पढ़ देता हूँ मैं। सजनबा बैरी हो गए हमार सजनबा, अरे चिटिया होते सब कोई बाँचे चिटिया, तो हाय करम्बा हाय करम्बा। कारण में लिखा है, इस गीत को गाने का भाव यह है कि गायक इस गीत को सजनबा की याद में गा रहा है, उसे अब नहीं मिल रहा। चिट्ठी को सब पढ़ सकते हैं, करम की कौन कहे, यह छोकरा नाच का गीत है। तो यहाँ पे जो गीत है उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी व्याख्या और कारण भी सही बताया गया है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गीत कौन से रचना से है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है यह तीसरी कसम से है या फिर किसी निबंध से, आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के घर किसी के घर कर में ना घर कर बैठना। किसी के किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मकान बरला मकान रखना। ये जो पंक्ति है ये किसी निबंध से ली गई है। कौन सा निबंध है? तो आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि साथ ही उस व्यक्ति के गुण संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। ये जो टिप्पणी है ये किस उपन्यास की भूमिका में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी उपन्यास है और अज्ञे जी ने लिखी है। स्वयं ही अपनी नॉवल की भूमिका लिखी है अज्ञे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पंक्तियाँ दे रखी है और निबंध दे रखे हैं। तो यहाँ पे निबंध की कुछ पंक्तियाँ दे रखी है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली जो पंक्ति है, मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, ये आपके नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से लिया गया है। तो उस हिसाब से ये पहले का 2 हो जाएगा। मोरे राम के भीजे मुकुटबा, तो यहाँ पे मोरे राम का भीजे मुकुटबा हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। माता बिन आदर कौन करे, तो माता बिन आदर कौन करेगा हो जाएगा उठ जाग मुसाफिर, इसका 4 हो जाएगा। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, यहाँ पे डी का हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं।
ये जो कथन है ये कौन से निबंध से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ये आपका एक मिनट। और इस क्वेश्चन का आंसर हम दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पंक्ति दे रखी है ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध से ली गई है। दोबारा से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुत तेरे हो गए। तो ये जो निबंध की पंक्ति है ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध से है। नेक्स्ट है फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध। एक मिनट में जूम कर देता हूँ इसे। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू गुड़ या पुए, रंगीन डलिया में भुरभुरे चने या फिर भुने शकरकंद, ये सब आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। ये जो पंक्ति आई है ये कौन सी रचना से है? आंसर हो जाएगा ठकुरी बाबा। डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियर ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? तो यहाँ पे शेक्सपियर के संबंध में जो ट्रेजेडी लिखी गई थी उनके पात्रों की आलोचना की है। तो ये कौन से सिद्धांत के आधार पर की है ना? देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। हिंदी निबंध से संदर्भित निम्न मंतव्यों में से कौन सा कथन रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है? आंसर हो जाएगा काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। जैनेन्द्र कुमार ने जो कहानी रची है अपना अपना भाग्य, उसमें इन्होंने पूछा कि उस कहानी में हिंदुस्तानी नैनी हालों की आंखों का रंग कौन सा था? तो हिंदुस्तानी नौनी हाली की आंखों का रंग येलो येलो यानी पीली पीली था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बावे हुनर पाहिले। ठीक है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिव मूर्ति से लिया गया था। नेक्स्ट हमें निबंध दे रखे हैं और उनकी कुछ पंक्तियां दे रखी है, हमें बताना है कि जो पंक्तियां है वो कौन से निबंध से ली गई है। तो यहाँ पे ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, ये दिल्ली दरबार दर्पण से ली गई है। तुम्हें 11 से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, तो ये पंक्ति भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इससे ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी। तो ये जो पंक्ति है ये आपके कविता क्या है निबंध से ली गई है। नेक्स्ट है जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, ये पंक्ति आपकी शिव शंभू के चट्टे से ली गई है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की साहित्य साधना पार्ट 2 जो बुक है उसमें विचारधारा नाम का एक शीर्षक है। तो उसमें पूछ रखा है कि इस शीर्षक के अंतर्गत आए जो उपशीर्षक है उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब पहले से बाद के क्रम में। तो देख लेते हैं आंसर। पहला हो जाएगा नारी की स्वाधीनता,
पहला हो जाएगा नारी की स्वाधीनता, दूसरा हो जाएगा भाषा और राष्ट्र, तीसरा हो जाएगा वेदांत और भारतीयता, चौथा हो जाएगा वेदांत और विकासवाद, पांचवा हो जाएगा ब्रह्मा और प्रकृति। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल दिया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान जो नॉवल थी प्रेमचंद की, उसमें उस उपन्यास से कुछ पात्र दे रखे हैं और उनकी विशेषताएं दे रखी है। हमें उन दोनों पात्र और विशेषताओं को मिलाना है, मैच करना है। ठीक है, देख लेते हैं पात्र कौन कौन से हैं और विशेषता कौन कौन सी है। तो यहाँ पे पहला है होरी। होरी के बारे में बताना है। होरी जो उपन्यास का मुख्य पात्र है, आप सबने पढ़ा होगा। तो होरी की विशेषता है सांवला पिचका हुआ चेहरा। तो होरी के साथ 3 नंबर पे आ जाएंगे। और सोना, सोना की क्या विशेषता थी? सांवली थी, सुडौल थी, प्रसन्न और चपल थी। ठीक है, तो सोना के साथ 4 हो जाएगा। गोबर कैसा था? सांवला, लंबा, एक हरा युवक। ठीक है, गोबर के साथ 2 आ जाएगा। और रूपा के साथ आ जाएगा मैली, ढीठ और रोनी। तो हमारा रूपा के साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है हमें उपन्यास की प्रस्तावना से। पंक्ति पढ़ देता हूँ मैं पहले, फिर हमें पंक्ति के हिसाब से उपन्यास बताना है। पंक्ति है, 1969 में एक विख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की। क्या था वाक्य? अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। तो ये राग दरबारी उपन्यास से लिया गया है। तो यहाँ पे इसके जो लेखक है वो शुक्ल जी है। पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी है? तो श्री लाल शुक्ल जी ने ये उपन्यास लिखा था, अब मुझे याद आ गया। तो आप देख लेना। राग दरबारी उपन्यास उन्होंने लिखा था और काफ़ी ज़्यादा ही व्यंग्य और रोमांचक, हंसी खुशी और हंसी के साथ साथ वो भ्रष्टाचार का शानदार उसमें वर्णन किया गया है। जैसे कि आपके हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में होता है, वैसे ही श्रीलाल शुक्ल ने उपन्यास के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन उपन्यास लिखा है। आपको आम जिंदगी में भी ये उपन्यास पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में टिप्पणी लिखी है किसी आलोचक ने। तो टिप्पणी देख लेते हैं। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। तो ये टिप्पणी हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग महिला कहानी के आधार पर निम्न अंग्रेजी शब्दों को कहानी में पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा बंग महिला जो कहानी है ना, उसकी उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो पहले इसका हो जाएगा, पहली पंक्ति हो जाएगी, पहले डिपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आ जाएगा बदली, पहले पे डिपार्टमेंट, सेकंड पे बदली। थर्ड पे आ जाएगा एप्लीकेशन, फोर्थ पे आ जाएगा हॉलीडे, फिफ्थ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इस इन शब्द की हिंदी भी दे रखी है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो आप इसकी हिंदी देख सकते हो, साइड में लिखी हुई है। पहला हो जाएगा इस डिपार्टमेंट, दूसरा ट्रांसफ़र, तीसरा
एप्लीकेशन, चौथा हॉलीडे, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर रहेगा। बंग महिला के लेखक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि राजेंद्र बाला घोष ने कौन कौन सी कहानियां लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इस कहानी के विविध कथनों के पात्र का मिलान करना है, ठीक है। तो पहला पात्र है दिल फिगार। इसका इन पात्र दे रखे हैं, उनके कथन दे रखे हैं, ठीक है। कौन से पात्र ने कौन से कथन कहे हैं। दिल फिगार ने क्या कहा है, दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनमें से भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है। ये दिल फिगार का क्वेश्चन है। तो दिल फिगार के साथ ऑप्शन 3 आ जाएगा, ठीक है। हजरत खिज्र एक बुजुर्ग इंसान है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। तो ये बुजुर्ग इंसान ने कहा है, जिसका नाम है हजरत खिज्र, ठीक है। दिल फरेब ने कहा है कि दिल फरेब ने क्या क्या कहा है, एक मिनट, गलत हो गया थोड़ा। सही है, सही है। दिल फरेब ने कहा है कि अगर तू, गलत हो गया भाई यहाँ पे, एक मिनट। बुजुर्ग इंसान ने क्या कहा था दोबारा से। बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि मजबूत इरादा मोहम्मद के रास्ते की पहली मंजिल है। ये बुजुर्ग इंसान ने कहा है, ठीक है। दिल फिगार का मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में कौन सी महंगी और कीमती चीज़ है, मगर वह क्या है, वो दिल फिगार क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। दिल फरेब ने क्या क्वेश्चन किया है, दिल फरेब ने कहा है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, लवर है, तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ। ये किसने कहा है, दिल फरेब जी ने। लास्ट में बचता है घायल सिपाही। घायल सिपाही ने क्या कहा है, तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने लायक नहीं रहे, ठीक है। तो ये कहा है घायल सिपाही ने। फोर्थ के साथ आ जाएगा घायल सिपाही। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी ने मेले में क्या खरीदा, सबने पढ़ा होगा ये। आंसर हो जाएगा खंजरी। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों को शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। पहला हो जाएगा, आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। 1 हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा, आपने माई लॉर्ड जब से भारत में पधारे हो बुलबुलों का सपना ही देखा है। तो इसका 2 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया जाए। ये हमारा 3rd हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा, आपकी भारत में स्थिति की अवधि, मतलब टाइम, आपकी भारत में स्थिति अवधि के 5 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा। लास्ट में बचा एक, यदि यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन भी समाप्त हो चुका। तो ये हमारी 5वीं पंक्ति है। आप यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो। और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शंभू। जो शिव शंभू के चिट्ठी निबंध है, इसके लेखक कौन है, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा, ये जो गांधीवादी विचारधारा है उन पर इनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा रस्किन एवं टॉलस्टॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये महादेवी वर्मा की किसी कविता से है, देख लेते हैं। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर दिल धूमिल, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बण निकली। तो ये महादेवी वर्मा की कौन सी कविता से लिया गया? आंसर हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है, लिखा नहीं है, संपादित किया है। इस किताब के आधार पर निम्न रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है हमें, ठीक है। पहला हो जाएगा चिंतामणि, दूसरा हो जाएगा कुमार मणि, तीसरा हो जाएगा देव, चौथा हो जाएगा रसिक गोविंद, पांचवा हो जाएगा ग्वाल। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जूम कर देता हूँ मैं, स्क्रीन पे काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के आधार पर, कौन से कथन सही है, सत्य है, ठीक है। आंसर हो जाएगा एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, ये सत्य कथन है जो कि हमारी कहानी में आया था, उसने कहा था कहानी में। नेक्स्ट है एक छाबड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई, ये भी हमारा सही कथन है। उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई थी, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी थी। गुलेरी जी ने और कौन कौन सी कहानियां लिखी है आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है खो के आत्मगौरव स्वतंत्र भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से। तो वियोगी हरि ने जो ये पंक्ति है, इसमें आरती व्यंजना का कौन सा प्रकार है, ठीक है। वियोगी हरि जी की ये पंक्ति है और इसमें कौन सी आरती व्यंजना है? आंसर हो जाएगा स्रोत वैशिष्ट आरती व्यंजना, ठीक है। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे रचनाकार दे रखे हैं और यहाँ पे पंक्तियाँ दे रखी है, देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे डोम्पिपा जी की पंक्ति है, गंगा जमुना माजरे वहर नाही, और नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये हमारा सरहपा जी की पंक्ति है। दोबारा से देख लेते हैं इसका आंसर। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है सरहपा जी की। गंगा जमुना माझरे बहर नाई, ये डोम्बिपा जी की पंक्ति है। और का तरवर पंच बिड़ाल, चंचल चिए पैंठो काल, ये लोईपा जी ने लिखी है ये पंक्ति। और नेक्स्ट है हरि ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतूला, ये पंक्ति सप्रपा जी की है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लोईपा जी लिखा है ये फोर्थ हो जाएगा। और हरि ये मेरी तैला बाड़ी उसमें समतूला, ये सब्रपा जी की पंक्ति है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। यहाँ पे ये जो हमें काव्य पंक्ति दे रखी है प्रसाद के कौन से नाटक से दी गई है? आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट है हमें मानस का हंस जो उपन्यास है वहाँ से एक पंक्ति दे रखी है, देख लेते हैं। नर नारी एक दूसरे के पूरक है और भाग्य विधाता है,
वे परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। तो इस उपन्यास में जो ये पंक्ति है कौन से पात्र के द्वारा लिखी गई है? मानस का हंस तुलसीदास जी ने लिखी है, और ये पंक्ति भी तुलसीदास जी, सॉरी, अमृतलाल नागर जी ने लिखी है मानस का हंस, और ये पंक्ति तुलसीदास जी के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें संज्ञा के भेद और शब्द दे रखे हैं, देख लेते हैं। तो शब्द में हमें वाराणसी शब्द ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सोना शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़कपन शब्द भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और जुलाहा शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आत्मकथा और रचनाकार दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिलाना है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक कहानी है अभी, ये मन्नू भंडारी जी ने लिखी है। अन्य से अनन्या, ये प्रभा केथान जी ने लिखी है। शब्द काया सुनीता जैन जी ने लिखी है। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेयी पुष्पा ने लिखी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। कबीरदास जी की वाणी को समझने के लिए निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर ले कि उन दिनों इस जाति के बचे कुचे पुराने संस्कार क्या थे। ये जो पंक्ति कही है ये कौन से आलोचक ने कही है? आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज का है, हिंदी में कॉम्प्रीहेंशन है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आंसर का स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने क्वेश्चन से मैच कर सकते हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्स शीट आई है, और जो भी आपका अनसीन पैसेज में स्कोर रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने आपको जो अनसीन पैसेज के 10 क्वेश्चन थे वो लाइन से दिखा दिए हैं। अगर आपके पैसेज के आंसर ठीक निकलते तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते सिलेक्शन होने के। यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।